जय हिंद साथियों। आज हम पॉलिटी का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि आपको पता है कि ये इसकी लैंग्वेज और ये जो टॉपिक है उसमें इतने सारे फैक्ट आते हैं कि उन सभी फैक्ट को एक जगह कंसाइज करके उनको पढ़ना या पढ़ाना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ज़्यादातर कोचिंग्स के अंदर भी इस टॉपिक को छुड़वा दिया जाता है, इसका गहराई से अध्ययन नहीं करवाया जाता। जब सेल्फ स्टडी भी करते हैं तब भी ये टॉपिक कई बार छूट जाता है क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है। ये टॉपिक हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर आता है, और वहाँ पर आने की वजह से हिस्ट्री वाले पॉलिटी वाले के और पॉलिटी हिस्ट्री वाले के भरोसे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम आज उस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आपको दोबारा इस टॉपिक को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप इस टॉपिक को इस प्रकार से समझ जाएंगे कि इसके अंदर आए हुए सभी फैक्ट्स को आप आराम से और अच्छे प्रकार से क्लास के अंदर ही याद कर लोगे, और आपको एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरीके से इस टॉपिक को हम बांट सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसकी कहानी जो है ये शुरू होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। इसकी पृष्ठभूमि यहाँ से शुरू होती है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। अब दो भाग कौन कौन से? एक तो 1857 की जो क्रांति हुई उससे पहले का पार्ट, और एक उसके बाद का 1947 तक का पार्ट। अब 1857 की क्रांति से पहले का जो पार्ट है वो कहाँ से लिया जाएगा? तो एक एक्ट आता है जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उस रेगुलेटिंग एक्ट वाला जो मामला है वहां से लेके और 1857 की जो क्रांति हुई उससे पहले तक का जो मामला है वो सारा का सारा जो है वो आता था कंपनी के अंडर में। यानी कि 1773 से 1858 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत का जो शासन है उसको चला रही। इसके बाद में अगर बात करें तो 1857 की क्रांति होती है, और 1858 के अंदर जो भारत शासन अधिनियम आया था वहां से लेकर 1947 तक ये भारत का जो पूरा क्षेत्र है जिसमें रियासतें भी थी, जिसमें चीफ कमिश्नरेट भी थे, और जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत भी बन चुके थे, या ब्रिटिश प्रांत के रूप में कुछ शहरों को एक्वायर्ड कर लिया गया था ब्रिटिश जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसके द्वारा। यानी कि हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, 1773 से लेकर 1858 तक, और 1858 से लेकर 1947 तक, जिसमें 1858 तक यानी कि 1773 से 1858 तक का जो कालखंड है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर क्षेत्राधिकार रहा था। जबकि 1858 से लेकर 1947 तक जो भारत का ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसके अंडर में रहा? तो ये रहा था डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम इसकी शुरुआत थोड़ा और पीछे चलते हैं, और वो जो सन है वो है 1600। 1600 ईस्वी के अंदर, यानी कि 1600 में ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। और जब एलिजाबेथ फर्स्ट जब ब्रिटेन की महारानी थी उस समय एक चार्टर लाया गया था, और उस चार्टर को 31 दिसंबर 1600 को पारित किया गया, और उसके अंदर जो कंपनी है उसको अधिकार दिए गए किस चीज के लिए? इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। यानी मैं कह सकता हूँ कि चार्टर एक्ट जो 1600 आया था, जो 31 दिसंबर 1600 को आया, उसके अंदर एलिजाबेथ प्रथम उस टाइम पे महारानी थी, और जो राजकीय चार्टर था वो किसके नाम पर लाया गया? तो वो था लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर कौन थे? उस कंपनी के जो निदेशक मंडल है, या उस कंपनी के जो मुखिया थे उसके अंदर थे लॉर्ड मेयर। तो लॉर्ड मेयर का भी नाम आपको ध्यान रखना है, इनके नाम पर ये चार्टर लाया गया था। अच्छा, ये चार्टर जो है वो 15 वर्ष के लिए था, यानी शुरुआत में ये केवल और केवल व्यापार की परमिशन थी कि आप भारत में जाएं और भारत में जाकर वहां पर व्यापार कर सकते हैं। कितने साल तक के लिए? तो 15 वर्ष तक के लिए। और इसके अंदर जो व्यापार करने जा रहे थे तो वहां पर एक निदेशक मंडल था। उस निदेशक मंडल या जो परिषद है उस परिषद का जो मुखिया होता था उसको गवर्नर कहा जाता था। यानी गवर्नर और उसकी जो परिषद है या निदेशक मंडल है उसके अंडर में ये जो कंपनी है वो यहाँ से भारत के अंदर आई। अच्छा, कई बार एग्जाम्स के अंदर नाम भी पूछ लेते हैं, कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी का नाम भी ध्यान रखना है, गवर्नर और कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या उसके अंदर बीच में आप अगर पूरा नाम लिखो तो आप नाम लिख सकते हो गवर्नर
और कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो आपको कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, कंपनी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी को भारत में भेजा गया। इसके जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम पे, तो लॉर्ड मेयर था। और इसमें जो मुखिया होते थे वो कौन थे, गवर्नर, और उसके अंडर में एक परिषद थी, या उसको अपन निदेशक मंडल भी कह सकते हैं। तो ये 1600 के अंदर मामला आया था यहाँ पर भारत के अंदर। ये पूरी की पूरी जो कंपनी है वो केवल और केवल व्यापारिक दृष्टि से भारत में आई। अगर कई बार पूछ लिया जाए कि शुरुआत में इनका उद्देश्य क्या था, तो केवल यहाँ पर उनका उद्देश्य व्यापार का था, क्योंकि वहां पर सर्दी होती थी ज्यादा इंग्लैंड के अंदर, और भारत के अंदर मसाले जो है उस टाइम पे बहुतायत मात्रा में यहाँ पर बनते थे। और जो मसाले हैं उनको लेने के लिए ही जो अंग्रेज है वो इंडिया के अंदर आए और यहाँ से मसालों को एक्सपोर्ट करते थे, उनका व्यापार करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की और कुछ क्षेत्रों को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और एक्वायर करते करते पहली बार जो 1773 का समय आता है, वहां पर उन्होंने ऑफिशियली एक लेटर निकाला, और उस लेटर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वहां से कंपनी जो है उसको नियंत्रित करना पड़ा। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा। यहाँ पर ब्रिटिश संसद जो है वो पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करती है। यानी कंपनी के जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य है उन पर निगरानी अब कौन रखना शुरू कर चुकी है, ब्रिटिश संसद। अब उसका एक कारण है, क्योंकि जैसे यहाँ पर जो लोग व्यापार करने के लिए आए थे वो उनका व्यापार बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था और अच्छी खासी कमाई वो कर पा रहे थे। और इस कमाई के चलते उनकी स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन के अंदर संसद के अंदर भी जो मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्रियों के पास में भी इतनी इनकम नहीं हो पाती थी जितनी वो यहाँ पर आकर व्यापार करके कर ले रहे थे। तो इस चक्कर में उनको लगा कि यार यहाँ पे खूब पैसा बना रहे हैं ये, तो अपने को थोड़ा सा इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, इनको नियंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए उनके जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे उन कार्यों पर कंट्रोल करने के लिए पहली बार एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, 1773 में। क्यों लाया गया था, तो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को रेगुलेट करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए। अच्छा, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना लॉर्ड नॉर्थ जो है वो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इसके साथ में ध्यान रखना है कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या क्या किए थे, सबसे मेन चीज जो है वो यहीं पर आती है। अब देखो कौन कौन से एक्ट हुए थे उसकी बात कर लेते हैं। एक तो 1773, 1781, 1784, मेन मेन जो एक्ट है वो है 1773। उसके बाद 84 के अंदर आता है, उसके बाद 93 के अंदर आता है, 13 में आता है, 33 में आता है, और 53 में आता है। ये सारे के सारे जो एक्ट है वो चार्टर है। यानी कि हम इनको दो एक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, दो वीडियो के अंदर इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। एक में 1853 तक जो चार्टर आए थे उन सभी चार्टर को अपन पढ़ लेंगे, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें 1858 से लेके 1947 तक जो भारत शासन अधिनियम थे, और भी जो अधिनियम लाए गए थे, कैबिनेट मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, साइमन कमीशन हो गया, वो सारे के सारे उस सेकंड वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी चार्टर आए थे उन सभी चार्टर की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इनको हमें याद करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये ध्यान रखनी होगी कि इनको कंपेयर करके पढ़ना शुरू करें। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक ये चीजें याद नहीं होगी, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि पहली बार ऐसी कौन सी चीज थी जो दूसरी बार में उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि चीजें एकदम से नहीं बदली है, उसमें हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया गया, तभी तो चार्टर लाया है। और चार्टर लाने का मकसद ही यही था कि अब धीरे धीरे वही चीजें कि जब उनका जाने का जो समय था उससे पहले उन्होंने कुछ चीजें बदलनी शुरू कर दी, कि अभी ये चीज बदल रहे हैं, फिर ये चीज बदल रहे हैं, ये चीज बदल रहे हैं, धीरे धीरे लास्ट में जाते जाते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारा गवर्नर जनरल और सेनापति हमारा रख दो, बाकी सारा शासन तुम चला लो। यानी इसमें चेंजेस जो है उनकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो संवैधानिक विकास जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऑफिशियली उनके लेटर जो है वो निकलने शुरू होते हैं। अब सबसे पहली चीज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है वो क्या किया गया था, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे बंगाल है, मद्रास है, बम्बई है, ये प्रेसिडेंसी थी जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था। अब इसके अंदर
जो बंगाल वाला था इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, और जो बंगाल का गवर्नर है, हर एक प्रेसिडेंसी पर गवर्नर बैठता था, बंगाल का जो गवर्नर है उसको स्पेशल पावर दी गई, और बंगाल के गवर्नर को कहा भाई तू अब सिर्फ गवर्नर नहीं, अब तेरा नाम हमने बदल दिया है, और अब से तू केवल गवर्नर नहीं होके क्या है, गवर्नर जनरल। यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। अच्छा, दूसरी बात, इसको गवर्नर जनरल तो बनाया, लेकिन गवर्नर जनरल बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल है। उसका मतलब है कि चाहे बम्बई हो गया या मद्रास हो गया, ये दोनों के दोनों किसके अंडर में आएंगे? बंगाल का जो गवर्नर था उसके अंडर आएंगे। और अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं बोलेंगे, क्योंकि बंबई में भी गवर्नर बैठता है, मद्रास में भी बैठता है, बंगाल में भी बैठता है, लेकिन अब बंगाल वाला गवर्नर केवल गवर्नर नहीं होके गवर्नर जनरल बन चुका है। और ये दोनों गवर्नर अब किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल को, यानी बंगाल के गवर्नर को। तो अब से हम बंगाल वाला जो गवर्नर है उसको क्या मानेंगे? गवर्नर जनरल बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इस गवर्नर जनरल को क्या क्या पावर दी? तो उसको बोला कि अपन तेरे नेतृत्व में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, यानी कार्यकारी परिषद। और उस कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल के अलावा टोटल 4 सदस्य रखे गए। तो ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, सत्य और असत्य बताइए, या इसमें से गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन ये दे दिया जाए कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस टाइम पे प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी जो परिषद है, उस कार्यकारी परिषद के अंदर गवर्नर जनरल के साथ में 5 सदस्य थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 5 नहीं 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को मिलाकर 5 सदस्य बनते। तो ध्यान रखना, प्रश्न में क्या लाइन है उस पर डिपेंड करेगा। अगर प्रश्न के अंदर ये लाइन आती है कि गवर्नर जनरल सहित 5 सदस्य, तो बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, टोटल कितने हो गए? 5। लेकिन अगर यह है कि गवर्नर जनरल और 5 सदस्य थे, तो गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य थे। तो यहाँ पर लैंग्वेज का खेल है पूरा। तो गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्य है, और यहाँ पर एक चीज थी कि अब बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो कार्यकारी परिषद है यही सारा का सारा मामला देखती थी, और इसके अंदर कोई भी अगर फैसला लेना है तो वहां पर जो भी बहुमत होगा वहां पर फैसला आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 लोग हैं, तो एक तरफ 3 लोग होने चाहिए, एक तरफ 2 लोग होंगे, तो जिस तरफ बहुमत हो गया उसी तरफ वो फैसला चला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है उसको ये पावर था कि उसको निर्णायक मत जो है वो देने का अधिकार था। यानी अगर मान लो दोनों तरफ बराबर वोटिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में जिस तरफ गवर्नर जनरल वोट वापस दे देगा वहां पर फैसला जो है वो झुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो पंच यहाँ आ जाता है कि क्योंकि 5 सदस्य थे, 4 और 1 कितना, गवर्नर जनरल समेत 5 सदस्य। अब 5 सदस्यों में कभी ऐसी स्थिति बनती ही नहीं कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देना पड़ा। एक साइड में मान लो 3 लोग हैं, दूसरी साइड में 2 लोग हैं, ऑटोमेटिक बहुमत हो गया। तो निर्णायक मत की या निर्णायक जो वोट है जो गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा देना है, उसकी यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि एक साइड में 3 हो जाएंगे, दूसरी साइड में 2, एक साइड में 4 हो गए, दूसरी साइड में 1। यानी निर्णायक मत की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसलिए आगे चल के यहाँ पर सदस्यों की संख्या कम की जाएगी, तो आपको उस टाइम पे वापस ध्यान रखना है कि सदस्य कम क्यों किया गया है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य थे, और यहाँ पर बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता। गवर्नर जनरल को पावर था कि निर्णायक मत दे सकता है। 2 बातें ध्यान होगी। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही उस टाइम पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और वो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता के अंदर। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता का जो विलियम फोर्ट था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कई बार ये प्रश्न आता है कि पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? ध्यान रखना, कलकत्ता के विलियम फोर्ट के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने वो थे सर एलिजा इम्फे। तो नाम ध्यान रखना है, सर एलिजा इम्फे, ये पहले चीफ जस्टिस बने थे अपने भारत के अंदर 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट आया था। अच्छा, ये केवल नाम का सुप्रीम कोर्ट था, ये ध्यान रखना है, ये केवल नाम का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इसका जो क्षेत्राधिकार है वो केवल कलकत्ता तक ही सीमित है। उसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता से बाहर नहीं है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्षेत्राधिकार इसका सीमित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसकी स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि एक निदेशक मंडल था, तो उसी निदेशक मंडल का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो गई।
इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में टोटल जो मेंबर हुआ करते थे वो थे 24, यानी टोटल 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में थे। और ये 24 सदस्य जो है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करता था? ब्रिटिश सरकार को। यानी कंपनी क्या काम करती है इस पर पूरी निगरानी रखती, और उसके बाद सारी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार को भेजते थे। तो यहाँ पर इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काफी लंबा चलेगा। इसका जो कार्य है वो है कंपनी के व्यापारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक, ये तीनों के तीनों जो कार्य है ये कौन देखता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसकी रिपोर्ट किसको देता है? ब्रिटिश सरकार को देता है। आगे जाके इससे कौन कौन से कार्य वापस लिए जाएंगे आपको तब वापस याद करना है कि पहले इसके पास कौन कौन से जो है वो कार्य थे। तो कौन कौन से? राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक, तीनों प्रकार के कार्य कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी जो कार्यकारी परिषद है, वो और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के अंदर विवाद हो जाता है। अच्छा, विवाद किस चीज को था? कि यहाँ पर कोई भी कानून बनाया जाता तो किसी भी कानून को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उस कानून को पंजीकृत करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से कार्यकारी परिषद को लगता है कि यार ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने टांग अड़ा रहा बीच में, इसका ज्यादा क्षेत्राधिकार भी नहीं था, ये केवल कलकत्ता के अंदर था। लेकिन फिर भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल बनाया है, तो इसका मतलब ये बार बार इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, विवाद हो रहा था। और विवाद का कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजीकृत करवाना पड़ता था। दूसरी बात, जो अ, सरकारी कर्मचारी थे, उन सरकारी कर्मचारियों पर बार बार कोई भी मान लो केस लेके आता, कंपनी के ही कार्मिक हुआ करते थे, उन कंपनी के कार्मिकों पर बार बार केस दर्ज कर लिया जाता था। तो इस वजह से भी उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इनके बीच में विवाद शुरू हुआ, और इस विवाद का जो निपटारा है वो आगे 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है, जो संशोधन विधेयक है 1781 वाला, उसके अंदर इसका निपटारा किया जाएगा। तो ये बात भी आपको आगे ध्यान रखनी है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में विवाद था, और विवाद का कारण था कि कानून को पंजीकृत करवाना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें तो कंपनी को ये हिदायत दी गई कि आप ना तो निजी व्यापार करोगे, ऐसा नहीं है कि भाई आप कंपनी के कार्मिक हो वहां गए और अपना पर्सनल व्यापार शुरू करने लगे कि भाई अपन जा रहे हैं तो एक काम करते हैं, 5-10 किलो काली मिर्च और थोड़ी सी और जो मैटर है वहां का कच्चा माल वो यहाँ से लेते हैं, इंग्लैंड में ले जाके पर्सनली बेचना शुरू कर दें कि आस पड़ोस वाले मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनको बेच के अपना अलग से मुनाफा कमा ले। तो ऐसी चीजें बैन कर दी गई कि आप कंपनी की तरफ से वहां गए हो तो आप केवल कंपनी का कार्य करोगे, अपना खुद का बिजनेस वहां पे नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप रिश्वत नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो कि आप वहां पे रिश्वत लेना शुरू कर दो और बाद में ये कह दो कि ये तो उपहार था, गिफ्ट था, तो ना तो रिश्वत लेनी है ना उपहार लेना है। इन सब के ऊपर पाबंदी लगा। यानी कि अब आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। बम्बई और मद्रास वाले जो है वो किसके अंडर में थे? अब बंगाल वाले के अंडर में आ गए। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी कार्यकारी परिषद के अंदर गवर्नर जनरल के साथ में टोटल 4 मेंबर रखे गए। जो भी निर्णय लिया जाता वो बहुमत के आधार पर, और निर्णायक मत जो है उसका अधिकार किसके पास था? तो वो अधिकार था गवर्नर जनरल के पास में। दूसरी बात, 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कोई भी कानून अगर बनता तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करवाना पड़ता? उसका पंजीकृत करवाना पड़ता। पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने वो बने थे सर एलिजा इम्फे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर विवाद हो गया, किस चीज को लेके? क्योंकि कानून का पंजीकरण करवाना पड़ता। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें 24 सदस्य थे, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। यानी कंपनी के जितने भी राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य थे, इन सब की रिपोर्ट जो है ये बनाकर किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को, और इनके ऊपर निगरानी भी रखता था। इसके अलावा कंपनी के जो कार्मिक है उनको साफ साफ कह दिया गया कि भाई अपना खुद का व्यापार मत करो, निजी व्यापार नहीं करना है, रिश्वत नहीं लेनी है, उपहार नहीं लेना, इन सब के ऊपर बिल्कुल भी पाबंदी लगा दी गई। बोलो क्या नहीं समझ? अच्छे तरीके से आपको 1773 का एक्ट समझ में मेरे हिसाब से आ चुका होगा। सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से बता दी। अब वो आपको यही चीजें आगे ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। अब आगे चलते हैं 1781 में। 1781 का जो एक्ट है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, यानी कि संशोधन विधेयक है। 1773 के अंदर जो एक्ट लाया गया था उसके अंदर
जो चीजें इधर उधर हो गई थी उनको सही करने का, फिक्स करने का प्रयास किया गया। और उसके लिए जो एक्ट लाया गया उसका नाम है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर सबसे पहला काम, जो मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद शुरू हो गया, उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो उस विवाद को कैसे सुलझाया? सबसे पहले कहा कि इन दोनों में आप अपना अपना कार्य जो है उसका विभाजन कर देते हैं। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि भाई तेरे तेरे ये काम है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बता दिया तुम्हारे ये काम है, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी है, गोतेबाजी नहीं करनी। तो सबसे पहली चीज इनको ये कहा कि एक तो तुम्हारी लड़ाई किस चीज को है कि भाई कानून पंजीकरण करवाना पड़ता है, आज से कानून पंजीकरण करवाने की जरूरत है। तो ठीक है भाई, चलो कानून कानून हम पंजीकरण नहीं करवाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कि एक तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले ना ये दादागिरी करते हैं, हमारे जो भी कार्मिक है उनके खिलाफ कोई भी भारतीय आके या कोई भी व्यक्ति आके केस करता है और ये तुरंत उसका केस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहा कि भाई कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी मामला है और उस पर कर्मचारी पर केस करते हैं तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी, यानी अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज ही नहीं किया जा सकता। कुल मिला के ये है कि अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई अपराध किया है उसको तो दर्ज किया जा सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से अगर कोई कार्मिक कुछ गलती करता है तो उसका केस दर्ज नहीं किया जाएगा, रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाएगा। तीसरी बात फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा लगाम लगाओ, ये थोड़ा पंचायती ज्यादा ही करता है, तो इसकी शक्तियां जो है वो अब क्या हो गई, लिमिट देखो, दोनों चीजें खत्म कर दी। ना तो कानून का पंजीकरण करवाना है, ना ही आपको कर्मचारी पर केस करना है, तो शक्तियों को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब जो है इन सब को भी किसके अंडर में डाल दिया, गवर्नर जनरल के। अब कहा कि भाई बंगाल भी तेरे अंडर में है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है। पहले कौन था, केवल मद्रास और बंबई था। अब इसको कहा कि भाई अब तो खुश हो जा, सारी चीजें तेरे हिसाब से कर दी भाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर कंपनी जो है उसके किसी भी कार्मिक पर हम केस नहीं करने देंगे, तुझे जाके वहां सुप्रीम कोर्ट में साइन करवाने की जरूरत नहीं है। तेरे अंडर में बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी डाल दी, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां भी कम कर दी। अब तो खुश हो जाओ, चलो अब ठीक है, अब इसको भी तो कुछ राजी कर दो वापिस, सुप्रीम कोर्ट को भी। ये भी तो परेशान हो रहा है कि यार मेरा काम क्या है फिर, मेरे को बनाया किस लिए, नाम सुप्रीम कोर्ट और काम कुछ भी नहीं। तो कहा भाई काम है तेरा, क्या काम है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनके जो कार्य है इनमें टांग नहीं अड़ाएगा, लेकिन बाकी के जो कार्य है उनको सुप्रीम कोर्ट आराम से कर सकता है। अगर व्यक्तिगत मामले कोई आएंगे तो उस पर केस कर सकता है। उसको बोल दिया भाई तो इन पे टेंशन मत ले, आपको कंपनी के मामलों में टांग नहीं अड़ानी, व्यक्तिगत तौर पे अपराध करता है तो आप उसके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारे मैटर हो गए। उसके बाद बीच में आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, अभी किसी एग्जाम्स के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बिल था जिसके विवाद के कारण इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटेन में जो संसद है उसमें वहां की सरकार गिर गई थी। यानी उस एक्ट का नाम पूछा है जिसके कारण से एक्ट तो भारत में लाया गया लेकिन उसके कारण से सरकार कहाँ गिर गई, ब्रिटेन के अंदर। तो वो एक्ट था फॉक्स बिल, फॉक्स एक्ट या फॉक्स बिल 1783 के अंदर ये लाया गया था और इसकी वजह से ब्रिटेन की जो सरकार है वो गिर गई थी। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 में पहली बात तो एक्ट कौन सा आया, पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान रखना नाम का, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद अपन बात करते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर अपन ने बात की थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, अब यहाँ पर उसका विभाजन किया जाता है और उसके बराबर में एक और कमरा बना दिया जाता है कि अब ये कमरा जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। यानी यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 1773 में, अब इसके साथ में एक और संस्था बनाई दी गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात, अब इसमें कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर की जो कार्य परिषद था, क्या उसमें संख्या कम करो, उसमें पहले 4 मेंबर है। तो गवर्नर जनरल गया वहां पे, क्या यार तुमने बाकी सारी चीजें तो सही कर दी पर मैं गवर्नर जनरल हूँ, मेरे को निर्णायक मत दिया किस लिए जब मैं उसका यूज ही नहीं कर सकता। भाई ये 3 जने एक तरफ हो जाते हैं, हम 2 एक तरफ हो गए, अब बराबर वाली स्थिति है, या तो उनका मत बहुमत हो जाता है या हमारी तरफ 3 हो गए तो हमारा बहुमत हो जाता है। लेकिन निर्णायक मत जो देने की बात है वो कैसे दूं मैं, क्योंकि निर्णायक मत कब देगा, जब दोनों तरफ 2-2 हो जाएंगे, तब निर्णायक मत देगा कि चलो ठीक है फिर से। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक आदमी कम कर देते हैं, किसी से कहना मत। तो एक आदमी यहाँ पर कम करते हैं और वो कम करके अब सदस्य कितने हो गए, 4 सदस्य, गवर्नर जनरल प्लस 3, टोटल कितने हो गए, 4 सदस्य। अब कभी भी मामला कोई फंसता है तो इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, यानी गवर्नर जनरल को अब इन 3 लोगों में से सिर्फ एक आदमी को मना के रखना कि भाई तू मेरे साथ रहना, बाकी उन दोनों का देख लेंगे।
तो इन तीनों में से अगर एक भी आदमी गवर्नर जनरल के साथ में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ दो दो आदमी हो गए, अब दो इस तरफ दो इस तरफ। अब निर्णायक मत कौन देगा? वापस गवर्नर जनरल। और जिस तरफ गवर्नर जनरल अपना वोट दे देगा, वही मामला जो है वही निर्णय लिया जाएगा। यानी कुल मिला के गवर्नर जनरल को यहाँ पे और खुश किया और कहा कि भाई तेरा एक आदमी कम कर देते हैं, तो जो निर्णायक मत दिया है उस निर्णायक मत का तो खूब भरपूर प्रयोग है। तो यहाँ पर ये चीज है। दूसरा, मैंने कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसकी स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कार्य क्या करेगा? एक संस्था अपन ने पहले पढ़ी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो एक संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब नई जो बनी है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने 3 कार्य बताए थे उस समय, याद करो कौन कौन से थे? व्यापारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक। ये तीनों कार्य कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 3 कार्य थे उसमें से कहा कि अब तेरे को सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामले देखना, बाकी सारे अपने भाई देख लेगा, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या क्या देखता? राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब केवल और केवल व्यापारिक कार्य देखेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें टोटल 6 सदस्य थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य। अच्छा, ये 6 सदस्य कौन कौन होते थे? इनकी नियुक्ति कैसे होती? ये 6 सदस्य जो है ये ब्रिटिश क्राउन जो है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति होती, और ब्रिटिश क्राउन के पास पूरा अधिकार था कि इन व्यक्तियों में से किसी को भी हटाया जा सकता है। यानी इनकी नियुक्ति करनी और हटाना दोनों का दोनों जो पावर है वो किसके हाथ में थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें सदस्य कौन थे? एक तो जो सचिव होता था, जो अध्यक्ष होता था वही सचिव, या अपन ये कह सकते हैं कि जो सचिव है उसी को अपन क्या कहते हैं? अध्यक्ष। तो एक तो सचिव, और ये सचिव ही इसका अध्यक्ष हुआ करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। एक वित्त मंत्री को ले लो भाई, पैसे का हिसाब भी तो रखना पड़ेगा, तो एक वित्त मंत्री हो गया। इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं, ये 4 सदस्य और लिए जाते थे। अच्छा, इन 4 सदस्यों को क्या कहा जाता? तो कमिश्नर। एक किसी एग्जाम के अंदर अभी प्रश्न आया था सत्य असत्य को लेके कि गलत कथन छांटना है, उसमें एक लाइन ये लिखी गई थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सभी सदस्य कमिश्नर कहलाते थे। तो ध्यान रखना, सभी सदस्य कमिश्नर नहीं कहलाते थे। सचिव और वित्त मंत्री के अलावा जो 4 सदस्य थे, केवल वही 4 सदस्य कमिश्नर कहलाते थे। ना तो सचिव कमिश्नर कहलाता, ना वित्त मंत्री कमिश्नर। दूसरा, उसमें एक लाइन और थी कि इनमें ये सारे के सारे जो सदस्य है वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो ध्यान रखना, सारे कैबिनेट मंत्री नहीं थे, केवल सचिव और वित्त मंत्री है ये ब्रिटेन के अंदर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो ध्यान रखना, ये काम यहाँ कर रहे हैं लेकिन उत्तरदायी किसके प्रति है? ब्रिटेन के जो संसद है उसके प्रति है, और वहां के मंत्री है ये। तो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, सचिव और वित्त मंत्री दोनों, और वो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर रखे गए। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर प्रश्न के अंदर ये लाइन लिखी आए कि कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्य, तो सारे सदस्य नहीं हुआ करते। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर कहलाते थे, और ये 2 सदस्य जो है वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो ध्यान रखना है, केवल 2 सदस्य कैबिनेट मंत्री। कौन कौन से? तो एक तो सचिव, और सचिव ही क्या होता था? अध्यक्ष होता, और दूसरा वित्त मंत्री। कोई समस्या नहीं है, आगे देखते हैं। उसके अलावा गवर्नर जनरल को और पावर दी गई, और अब गवर्नर जनरल को कहा कि देख कहीं भी युद्ध होता है तो तेरे को संभालना है, राजस्व संबंधी सारा काम है तेरे को देखना है, और कहीं पे किसी से भी तू संधि करता है ये सारा का सारा पावर हम तेरे को देते हैं, अब तू ये सारे काम हमसे बिना पूछे कर सकता है। यानी अब गवर्नर जनरल युद्ध, राजस्व, संधि, ये सारे के सारे कार्य गवर्नर जनरल के हाथ में आ जाते हैं। और अभी तक ये गवर्नर जनरल है वो कौन सा गवर्नर जनरल है? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके अंडर में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, और इसके अलावा मद्रास और बम्बई वाले जो है ये सारे के सारे इसके अंडर में आते हैं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या आपको मेरे हिसाब से नहीं होगी। वापिस रिवाइज करवा देते हैं एक बार। 1784 वाला एक फिट्स इंडिया एक्ट है। इस एक्ट के अंदर क्या चीजें होती है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले था, उसके साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल व्यापारिक मामले देखेगा, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। टोटल कितने सदस्य? तो 6 सदस्य। नियुक्ति और हटाने का जो काम है वो ब्रिटिश संसद के हाथ में है। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली कि जो 6 सदस्य है उसके अंदर सचिव और वित्त मंत्री जो है ये कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे, और बाकी के जो 4 सदस्य है उनको चीफ कमिश्नर या कमिश्नर कहते थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा गवर्नर जनरल को कहा कि युद्ध, संधि और राजस्व ये सारे मामले आपके अंडर में हम दे देते हैं, यानी ये सारे कार्य आप खुद करोगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।
किससे संबंधित है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब अपन आगे चलते हैं और यहाँ से 1784, देखो यहाँ पे जो मामला है वो 10-10 साल से चल रहा है। 1783 में आया, उसके बाद 11 साल बाद में 1784 में आ गया। यहाँ पे फिक्स नहीं था कि कितने साल बाद में आना। अब यहाँ से धीरे धीरे मामला जो है वो फिक्स होना शुरू करेगा कि अब इतने साल के लिए आपका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, इतने साल के लिए बढ़ा रहे हैं, और वो आगे जाके, और ये गवर्नर जनरल का जो पद है वो कब वाइसराय बनता है, कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, कब भारत सचिव का पद आता है, हाई कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होती है, इन सब के ऊपर भी अपन आगे चर्चा करते हैं कौन से एक्ट में क्या होता है। तो इन तीनों एक्ट को आप कंपेयर करके देख सकते हो। मेन एक्ट 1773 और 84 वाला, इसमें बस आपको दो तीन बातें ध्यान रखना है। ये एक तो आप सेटलमेंट करते। अब बात करते हैं अपन 1793 का जो चार्टर है उस, अभी तक जो जो आ रहे हैं 1773 वाला हो गया, 81, ये सारे के सारे चार्टर है। तो 1793 में ये चार्टर आया। अच्छा, इससे पहले एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें जो पिट है, ये पिट उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पर रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। अब आते हैं यहाँ पे, तो 1793 के अंदर वापस चार्टर एक आता है 1793 का। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये काम किया गया, कंपनी को कहा कि भाई आपका जो कार्यकाल है, इस काम को हम 20 साल तक आपको और लीज पे देते हैं, या 20 साल तक और कंपनी को यहाँ पर भारत के अंदर एस्टेब्लिश रख सकते हो, काम करवा सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पर अपन ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी, ये सदस्य बैठते कहाँ थे? इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। लेकिन इनका जो वेतन है, वो वेतन भारत की जो संचित निधि है, भारतीय जो कोष है, भारतीय जो राजस्व है, उस पे पारित होता था। यानी यहाँ पर जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका जो वेतन है वो भारत सरकार, या हाँ सॉरी, उस टाइम पे भारत सरकार नहीं थी, भारतीय राजस्व जो है वहां से दिया जाता था। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने यहाँ पढ़ी थी, जिसमें गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य थे, जो 1784 के अंदर गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य हो गए। यहाँ पर आते आते ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये केवल और केवल पहले कहाँ पर थी? बंगाल के अंदर। लेकिन अब बंगाल के साथ में हर प्रांत के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की, जिसमें गवर्नर जनरल के साथ में 3 सदस्य थे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो पीछे क्या है, गवर्नर जनरल प्लस 3 ही रखना है। लेकिन अब ये हर एक प्रांत में होंगे, बंगाल में भी होंगे, बिहार में भी होंगे, उड़ीसा में भी होंगे, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? गवर्नर जनरल का ही होगा, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतने साल में अब ये कहने लग गया कि भाई मेरा काम क्या है, मेरा कुछ ढंग का काम है तो बता दो, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ कोर्ट को। क्या बंद मत कर भाई, तू एक काम कर, अब ये अंतिम कानूनी अधिकार जो है वो तेरा है, यानी लास्ट जो निर्णय लेगा कोई भी किसी भी मामले के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ी सी पावर दी गई, और ये इसलिए दिया गया क्योंकि विधायिका और जो कार्यपालिका है, इनके बीच में बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि विधायिका कार्यपालिका के ऊपर, या कार्यपालिका विधायिका के ऊपर ज्यादा हावी हो जाए। तो इसलिए इनमें बैलेंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई लास्ट जो मामला है, या लास्ट जो कानूनी अधिकार है वो आपका है, तो अंतिम कानूनी अधिकार दिया। इसके अलावा विधिक शासन की जो आधारशिला है, वो सबसे पहले कौन से शासन में डाली? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विधिक शासन की आधारशिला कौन से चार्टर एक्ट के अंदर पहली बार देखने को मिली? तो वो था 1793 का चार्टर एक्ट। और ये क्यों है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया था? अंतिम कानूनी अधिकार के आखिरी फैसला आपका, जो आपने फैसला कर दिया वही। आगे तो ब्रिटिश संसद है इनके ऊपर, लेकिन भारत के अंदर अभी तक इनकी चलेगी। तो विधिक शासन की आधारशिला यहाँ पर है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो सम्राट है, उसने कहा कि भाई अब सारे सब लोगों को पावर दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भारतीयों को ये भी पता चलना चाहिए कि इंग्लैंड के अंदर सम्राट भी है। तो सम्राट ने कहा कि भाई गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर हो गया, या सेनापति है, इन सब की नियुक्ति मैं करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 1793 के अंदर ये कहा गया कि गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति, इन सब की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाएगी। अब सम्राट डायरेक्ट इनकी नियुक्ति करेगा। इनके साथ में जो बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल था, वो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। यानी इसमें एक चीज ये कर दी कि कार्यकारी परिषद और गवर्नर जनरल, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि भाई बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा, निर्णायक मत दे सकता है। अब यहाँ पर आते हुए इनको ये कह दिया कि मान लो कभी बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल है नहीं, गवर्नर जनरल कहीं बाहर गया हुआ है, और उसको ये लगता है कि यार मेरे को कोई ना कोई अभी आदेश निकालना है, कोई ना कोई फैसला देना है, तो वो गवर्नर जनरल चाहे कहीं पर भी हो, वो अनुपस्थित रहने पर भी कोई भी आदेश जारी कर सकता है, बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह के। पहले तो क्या होता था, जो
बैठक होती थी, उसमें निर्णायक मत देना पड़ता था। यहाँ पर यह है कि बिना किसी सलाह के आधार पर जब वो अनुपस्थित है वहां पर बंगाल में, उसके बावजूद भी वो आदेश जारी कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना 1793 की एक्ट की है। तो 1793 में कौन कौन सी बातें, 20 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वालों को कहा कि भाई तुम्हें वेतन जो है वो भारत से ही लेना है, हम यहाँ पे नहीं देंगे वेतन, पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे, भारत से आएंगे। इसके अलावा जो कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो हर एक प्रांत में खोली गई, जिसमें गवर्नर जनरल के साथ में 3 सदस्य हुआ करते थे। उसके अलावा जो अंतिम कानूनी अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया, इसलिए इसको पहली बार विधिक आधारशिला जो है उसका आधार माना गया, या विधिक शासन की आधारशिला इसको माना गया। सम्राट ने कह दिया कि गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति सबकी नियुक्ति अब मैं करने वाला हूँ, और बंगाल के गवर्नर को कहा कि भाई आप कहीं पर भी हो आप आदेश जारी कर सकते हो, उसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद से आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 1773 से हमने शुरू की थी। 1773 में गवर्नर जनरल का पद बना, बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होती है, और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खोला गया, तो जो विलियम फोर्ट है वहां पर खोला गया। इसके जो अध्यक्ष थे या जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे फर्स्ट, वो थे सर एलिजा इम्फे। तो ये बातें आपको ध्यान रखी थी। उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आगे जब जाल के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ में काम करता है, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखेगा और वो जाके प्रशासनिक देखेगा। लेकिन यहाँ पर व्यापारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक सारे काम इनके हाथ में थे। कंपनी को कह दिया कि निजी व्यापार नहीं करना है, रिश्वत नहीं लेनी, गिफ्ट नहीं लेनी है, बाकी सारे काम आप अपने हिसाब से कर लो। और इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट के साथ में विवाद भी का शुरू हो गया था, जिसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर विवाद का सुलझा किया कि आपको अब पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है, केस नहीं होगा सरकारी कर्मचारियों पे। और जो गवर्नर जनरल है उसको कह दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी आपके अंडर में दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति क्या हो गई है, लिमिटेशन हो गई है। फॉक्स बिल 1783 में आया था, जिसकी वजह से जो लाया गया भारत में था, लेकिन सरकार कहाँ पर गिर गई, इंग्लैंड के अंदर उसकी सरकार गिर जाती है। इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर सबसे पहली चीज, जो इधर गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य थे, वहां जाते हुए 1 सदस्य कम कर दिया, क्योंकि निर्णायक मत का जो है वो रोल नहीं था। तो यहाँ पर अब निर्णायक मत कौन देगा, तो वो देगा गवर्नर जनरल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य कर दिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य देखेगा, और जो व्यापारिक कार्य वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। टोटल बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य हुआ करते थे, एक सचिव, एक वित्त मंत्री और 4 अन्य सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सचिव और वित्त मंत्री थे, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे ब्रिटिश संसद में, और जो बाकी 4 सदस्य हैं उनको कमिश्नर कहा जाता था। इनकी नियुक्ति जो है 6 के 6 सदस्यों की, वो कहाँ से होगी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ये बातें ध्यान रखनी। उसके अलावा गवर्नर जनरल को युद्ध, राजस्व, संधि, इन सब के अधिकार दे दिए गए, और यहाँ से अपना 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट भी समाप्त हो गया था। उसके बाद 1793 वाले में 20 साल के लिए चार्टर को आगे बढ़ा दिया गया था, और जो गवर्नर जनरल प्लस 3 जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी, उसको हर एक प्रांत के अंदर शामिल कर दिया कि भाई हर प्रांत के अंदर क्या बनाई जाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद। इसके बाद में अपन ने बात की विधिक शासन की आधारशिला थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अंतिम कानूनी जो अधिकार है वो दिया गया, ताकि विधायिका और कार्यपालिका के अंदर बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। उसके अलावा सम्राट ने कहा कि भाई मैं भी गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति की नियुक्ति मेरे हाथों से ही करूंगा, किसी और पर भरोसा नहीं है। और बंगाल के गवर्नर को कह दिया, गवर्नर जनरल को, कि आप चाहे बंगाल में हो या ना हो, आप अनुपस्थित हो तब भी आप आदेश जारी कर सकते हो। यहाँ तक अपन ने बात कर ली है 1793 तक। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, भाई यहाँ पे 1793 में एक्ट आया, तो इसके 20 साल बाद में कब आता है, 1813 के अंदर, यानी 20-20 साल से आएंगे। तो 1813 में वापिस अगला चार्टर आता है, और 20 वर्ष के लिए फिर से इसको आगे बढ़ा दिया गया। 1793 में 20 साल के लिए बढ़ाया, तो 1813 में अगला चार्टर आया, और यहाँ से फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया, तो 1833 में फिर यहाँ से 20 वर्ष के लिए बढ़ाया, तो 1853। आपको डेट ज्यादा वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 20-20 साल का गैप रहेगा। 1793 20 साल 1813, फिर 20 साल 33, फिर 20 साल 53 के अंदर। अब 1813 की बात करें तो कंपनी को अब इस कंपनी के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाना शुरू किया, और कहा कि अब कंपनी जो है उसका एकाधिकार भारत के अंदर समाप्त करते हैं। किसका, व्यापारिक एकाधिकार को भारत में समाप्त करते हैं। उसका रीजन था कि बाकी लोग भी आ रहे थे आके, और वो भी कह रहे थे कि भाई
सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में क्यों व्यापार करेगी, हमें भी व्यापार करना है। तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, रो मत, तुम भी जा सकते हो इंडिया के अंदर व्यापार करने। तो कंपनी वालों को कहा कि भाई तुम्हें अब अकेले जो व्यापार करने के लिए हमने छूट दे रखी थी, उसको हम अब क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन कंपनी वाले नाराज हुए, उन्होंने कहा भाई ऐसा तो मत करो, काफी टाइम से, इतने सालों से हमने भारत के ऊपर धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू किया है, और अब तुम कह रहे हो हमारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त है, हमारे अलावा और भी लोग आएंगे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। कहा तुम चिंता मत करो, हमने नीचे एक लाइन देखो और लिखी है, और उस लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये केवल और केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही कर सकती है, बाकी के नहीं कर सकते। भाई सबसे ज्यादा उस टाइम पे जरूरत किसकी हो रही थी, या सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, अपने चाय की खेती हो रही थी। कहा चाय का व्यापार जो है वो केवल कंपनी करेगी, और चीन के साथ जो व्यापार है वो भी कौन करेगी, केवल कंपनी करेगी। तो चाय और चीन के साथ में व्यापार कंपनी के अंडर में था, बाकी सारे जो व्यापार है वो कोई भी आके इंग्लैंड से यहाँ पे, ब्रिटेन से आके यहाँ पे कर सकता था। इसके अलावा उनको कहा कि भाई अब तुम केवल और केवल व्यापार को मत देखो, अपना जो धर्म है उस धर्म का भी प्रचार करो। तो ईसाई धर्म को प्रचार करने की भी इनको क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। ये बात भी ध्यान रखना, कौन से एक्ट के अंदर ईसाई धर्म को प्रचार करने की छूट दी गई, तो ये था 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है। इसके अलावा पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट जो है वो भी इसके अंदर लाया गया। ये किसी एग्जाम्स के अंदर एग्जाम के अंदर की क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा पर 1 लाख का बजट पहली बार कौन से एक्ट में लाया था, तो 1813 वाला एक्ट। विशेष बात ध्यान रखना, ये 1 लाख रुपए आज के समय में बहुत कम है, लेकिन उस टाइम पे 1 लाख का मतलब बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1813 की बात कर रहे हैं, तो 1813 में था। तो 1 लाख रुपए शिक्षा पर पहली बार इतना बड़ा बजट जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया। अब इसके बाद में अगर बात करें तो विधि निर्माण जो है यानी कानून बनाना है, उसके लिए यहाँ पर कहा कि अब आप डायरेक्ट अपनी मनमानी नहीं चला सकते। आपको अगर कानून बनाना है तो अपना कानून भेजो ब्रिटिश संसद के अंदर, वहां से अप्रूवल करवाना पड़ेगा, अनुमोदन करवाना पड़ेगा। तो आपका जो कानून है उसको ब्रिटिश संसद से आपको क्या करवाना है, अप्रूवल करवाना, उसके बाद ही वो कानून बन पाएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति, इनकी नियुक्ति जो 1793 के अंदर कौन करता था, सम्राट करता था। अब सम्राट परेशान हो गया कि भाई हाथ जोड़ लो, मेरे और भी काम है। ये भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति, इनके हर टाइम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की नियुक्ति करनी पड़ती है। इस काम को मैं छोड़ता हूँ, कंपनी वाले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो यहाँ से अब वापस गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति, इनकी नियुक्ति अब कौन करेगा, इनकी नियुक्ति करेगी जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलो कोई समस्या है इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किसी को बोलना मत, चाय और चीन के साथ में व्यापार आप करोगे केवल। इसके साथ में कहा कि भाई आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने ईसाई धर्म का खूब प्रचार करो। शिक्षा के ऊपर पहली बार 1 लाख रुपए का बजट लाया गया। उसके अलावा विधि निर्माण जो है वो अब यहाँ से कहाँ भेजना पड़ेगा, ब्रिटिश संसद में, और संसद से आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा, और अप्रूवल करवाने के बाद में ही वो कानून बन पाएगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति, इनकी नियुक्ति 1793 वाले एक्ट में कौन करता था, सम्राट करता था। लेकिन यहाँ आते आते इन्होंने कहा कि कंपनी वाले खुद ही इसकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं 1813 के एक्ट। अब इसके बाद अपन चलते हैं 1833 का एक्ट। तो यहाँ से 20 साल बाद में कहाँ आ गए, 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर में क्या होता है कि यहाँ पर पूर्णतः प्रशासनिक जो केंद्रीकरण है उसकी शुरुआत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। ये होता क्या है, इसका मतलब अभी मैं समझाता हूँ। पूर्ण प्रशासनिक केंद्रीकरण, ये सीधा प्रश्न आएगा कि पूर्ण प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई, तो ध्यान रखना 1833 के चार्टर से। ये होता क्या है, पूर्ण प्रशासनिक केंद्रीकरण का मतलब है कि अब जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि गवर्नर जनरल, उसके अंडर में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके गवर्नर जो है, अब यहाँ पर कहा कि अब पूरे भारत का, माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन बीच में वॉइस का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, इसलिए ये वाला पार्ट थोड़ा वापस से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अपन ने 1833 का जो एक्ट था यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। 1813 वाला कंप्लीट कर लिया था, और 1833 का आधा लगभग हुआ था। उसके बाद में शायद आवाज की जो थोड़ी सी है वो दिक्कत आ गई थी, तो अपन यहाँ से वापस एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी यहाँ 1813 वाले से, जिसमें अपन ने ये कहा था कि 20 वर्ष के लिए चार्टर आगे बढ़ा दिया, और 20 वर्ष से आगे बढ़ाया, इसका मतलब अब 1813 के बाद जो अगला चार्टर आएगा वो चार्टर अधिनियम आता है 1833 के अंदर। अब इसकी सबसे खास बात क्या है कि इस अधिनियम के अंदर पहली बार जो पूर्ण
प्रशासनिक जो है विकेंद्रीकरण वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी पूर्णतः प्रशासनिक केंद्रीकरण जो है, यानी सारी की सारी जो शक्तियां हैं, पावर है, वो एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, यानी सेंटर की तरफ आ जाए। एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण का मतलब है कि सारी की सारी जो पावर्स है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। यानी कि जो गवर्नर जनरल था, अब उस गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दी गई और कहा गया कि आप ना केवल बंगाल के गवर्नर जनरल है, बल्कि आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। तो अपन ने 1773 वाले एक्ट में ये पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उसी गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो दो बातें यहाँ से अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो यही है कि पूर्ण प्रशासनिक केंद्रीकरण जो है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो 1833 के चार्टर से। और इसके साथ में यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसको गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके साथ में जो सबसे पहला सबसे पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना वो व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिंक जो है ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इसके बाद में इनको बॉम्बे और मद्रास जो है इनका भी कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया जाता है, क्योंकि ये केवल बंगाल के नहीं बल्कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से पता ये चलता है, क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसका मतलब पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। और आगे जाके एक वाइसराय का पद भी सर्जित होगा। उसका रीजन भी ये है क्योंकि जब उस टाइम की बात करें अपन, अंग्रेजों का जब यहाँ पर शासन चल रहा था, तो सारा का सारा जो एरिया है वो अंग्रेजों के कैचमेंट के अंदर नहीं आता था। उसमें कुछ एरिया जो है वो अंग्रेजों के अधीन में आता था, कुछ रियासतें थी और कुछ जो है वो चीफ कमिश्नरेट थे। तो चीफ कमिश्नरेट और ब्रिटिश इंडिया जो है वो तो अंग्रेजों के अंडर में आ रहा था, लेकिन प्रांतें जो है वहां पर जो रियासतें हैं उन रियासतों के अंदर राजाओं का शासन था। तो वहां पर वो जाकर ये नहीं कह सकते थे कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हूँ। इसलिए उनको वहां पर जाते ही अपना पद नाम जो है वो बदल कर वाइसराय के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था कि हम ब्रिटिश जो क्राउन है, जो सम्राट है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, उसके प्रतिनिधि है। लेकिन यहाँ पर जब वो बाकी अपने जो ब्रिटिश इंडिया वाले क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में वहां पर जाते हैं। और इसके साथ में हम ये समझ सकते हैं क्योंकि वो उस क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं और वहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल के पोस्ट जो है वो इनको मिलती है। इसका मतलब पहली बार अंग्रेजों ने ये माना कि पूरा का पूरा जो भारत है या जो भारतीय क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के पास में है। और ये जो भारत है वो या तो डायरेक्ट तौर पे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से राजाओं से संधि करके उस सारे एरिया जो है उसको अपने अंडर में कंट्रोल कर चुके हैं। इसका मतलब अपना उपनिवेश बना चुके हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि पहली बार अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश की वैधता कब प्रदान की, यानी ये माना कि हमारा उपनिवेश है, हमारा गुलाम है, तो वो उपनिवेशिक वैधता जो है वो पहली बार रिटर्न के अंदर अगर कभी लिखी गई तो 1853 के चार्टर के अंदर लिखी गई। तो ये भी ध्यान रखना, उपनिवेशिक वैधता या इसका दर्जा दिया जाता है। इसके बाद में हम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसकी अपन बात कर रहे थे 1773 से, जिसमें गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्य हुआ करते थे, जो आगे जाके गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य हो गए, फिर प्रांतों के अंदर गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य हो गए। वही आगे चलकर यहाँ पर इसके अंदर एक अस्थायी जो विधि सदस्य है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। और जो अस्थायी विधि सदस्य यहाँ पर पहली बार ऐड होते हैं उनका नाम है लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले अस्थायी विधि सदस्य के तौर पर इसमें ऐड होते हैं। एक विशेष बात जो यहाँ से प्रश्न के रूप में पूछी जाती है, जिसमें सत्य असत्य वाले प्रश्न, जिसमें गलत कथन चुनना है, उन प्रश्नों के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो लाइन होगी उस लाइन के अंदर थोड़ा सा चेंज करके बदलाव करके ये दिया जाए कि एक अस्थायी विधि सदस्य इसमें जोड़ा गया जिसको वोटिंग का अधिकार प्राप्त था। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि इसको वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं था। वो चर्चा कर सकता था, बातचीत कर सकता था, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें उसकी वोटिंग नहीं होती थी क्योंकि वो अस्थायी विधि सदस्य। आगे 53 वाले एक्ट के अंदर इसको स्थायी सदस्य बना दिया जाएगा, तब उसको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तक इसको वोटिंग का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता। और जो लॉर्ड मैकाले की अपन बात कर रहे थे, जो पहले विधि सदस्य के रूप में यहाँ से उभर कर सामने आते हैं, वो 1834 के अंदर 33 में एक्ट आया था और 1834 के अंदर उन्होंने प्रथम विधि आयोग का गठन किया। तो प्रश्न आ सकता है कभी भी
कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया, तो लॉर्ड मेकाले ने किया। कौन से वर्ष में किया, तो 1834 में। लेकिन अगर ध्यान रखना एक्ट आ जाए, कौन से एक्ट के तहत किया, तो ध्यान रखना 1833 वहां पर आंसर सही होगा, 1834 नहीं करना। अगर वर्ष पूछे तो 1834 करना है, और अगर एक्ट पूछे तो 1833 का एक्ट करना। इसके बाद में एक आपने दास प्रथा उन्मूलन जो है वो एक्ट भी सुना होगा। तो दास प्रथा को अवैध घोषित जो पहली बार किया गया था, अगर यहाँ से भी दो बातें ध्यान रखना कि दास प्रथा को अवैध घोषित किया तो कौन से एक्ट में किया, तो 1833 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि दास प्रथा को अवैध घोषित करेंगे। लेकिन इसको अवैध घोषित कब किया गया, इसके लिए एक्ट कब बना, कानून कब बना, तो ध्यान रखना 10 साल बाद में, यानी 1843 के अंदर, जब लॉर्ड एलनबरो जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उस टाइम पे इस दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न जो है वो इंपोर्टेंट बन जाते हैं कि दास प्रथा अवैध घोषित की गई कौन से एक्ट के अंदर, तो 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद में जो ये दास प्रथा है इसको अवैध घोषित कौन से वर्ष में किया गया, तो 1843 का। उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे यहाँ पर, तो ध्यान रखना लॉर्ड एलनब्रो थे। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो 1813 वाले एक्ट के अंदर जो एकाधिकार समाप्त हो गया था व्यापार का, उस एकाधिकार को यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। क्योंकि 13 वाले एक्ट के अंदर ये कहा गया कि चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हो और चाय के ऊपर आप व्यापार कर सकते हो। चाय और चीन जो है ये दोनों कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र के अंदर ही रखे गए थे। लेकिन 1833 तक आते आते इनको बोल दिया गया कि भाई अब ये वाला पोर्शन भी आप छोड़ दो, इस पर भी अब सभी के सभी लोग व्यापार कर सकते हैं। तो चाय और चीन के साथ व्यापार, ये दोनों काम यहाँ पर ओपन हो जाते हैं सभी के लिए, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि एकाधिकार कंपनी का कब समाप्त हुआ, तो 1813 वाला एक्ट। लेकिन पूर्णतः कब समाप्त हुआ पूरी तरीके से, तो वो हुआ तो 1833 के अंदर। इसके बाद क्योंकि ये 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो 1833 के बाद 20 साल बाद यानी कि 1853 के अंदर वापिस अगला चार्टर आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 53 वाले जो चार्टर है उसके अंदर क्या हुआ, तो 1853 वाले चार्टर में एक चीज जो सबसे स्पेशल थी, सबसे विशेष थी, वो थी कि अब यहाँ पर इसमें समय जो अवधि है जो 20-20 वर्ष करके बढ़ा रहे थे, इसकी बाउंडेशन को अब खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं, उनको सीधे तरीके से कर दिया गया। एक बात ये भी ध्यान रखना, ये अंतिम चार्टर है। इसके बाद 1858 से भारत शासन अधिनियम जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मार्ले मिंटो जो है वो आ जाएगा, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ जाएगा। यानी जैसे ही भारत सचिव की नियुक्ति होती है उसके बाद में जो भी नाम आएंगे जैसे मार्ले और मिंटो, तो जो पहला नाम होगा वो भारत सचिव का होगा और दूसरा जो है वो वाइसराय का नाम होगा। तो वहां से भारत शासन जो अधिनियम है वो आगे शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक जो मामला चल रहा है वो अभी तक चार्टर का चल रहा है। तो अगले वीडियो में अपन जो सचिव है उसको अ, उसका पद जो है वो कैसे क्रिएट होता है और उसके बाद में भारत शासन अधिनियम कैसे आता है उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल अपन देखते हैं 1853 वाला। अब इसमें समयावधि को खत्म कर दिया। जो एक्ट पिछले वाले में चीज होती है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक अस्थायी विधि सदस्य लाया गया था, तो उस अस्थायी विधि सदस्य को यहाँ पर स्थायी कर दिया जाता है। बात ये ध्यान रखना है कि जब वो अस्थायी था तो उसको वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे ही वो स्थायी होता है अब उसको वोटिंग का अधिकार भी मिल गया है कि भाई अरे तू वोट दे लेना, पर तू रह इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको वोटिंग का अधिकार देते हैं। अब यहाँ पर देखो कि गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्य हो गए। 1773 में जब शुरुआत की थी तब 4 सदस्य थे, फिर उसके बाद में सदस्य कम हुए और 1793 के अंदर जब अपन आए थे यहाँ पर 1784 के अंदर आए थे तो यहाँ पर 3 सदस्य हो गए। उसके बाद में 1793 के अंदर जो प्रांत है, हर एक प्रांत में गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारिणी जो सदस्य है, जो समिति है, उस परिषद को हर जगह बना दिया, हर प्रांत के अंदर। और वो आगे चल के लास्ट तक आते आते वापस गवर्नर जनरल प्लस 4 हो गए। आगे चल के ये गवर्नर जनरल प्लस 8 भी होगी। उसमें कौन कौन से सदस्य और ऐड होंगे वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हुई थी 1853 वाले एक्ट में, वो ये है कि पहली बार यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका के अंदर विभाजन होता है, यानी बंटवारा हो जाता है। तो कार्यपालिका और विधायिका में विभाजन कब हुआ, तो ध्यान रखना है 1853 के एक्ट के अंदर हुआ। आगे जाके केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद जो है वो बनेगी। फिर उसके बाद में जो प्रांत है उन प्रांतों के अंदर भी द्विसदनीय व्यवस्था शुरू होगी। उसके बाद में द्वैध शासन जो है वो भी शुरू होते हैं। 1935 आते आते द्वैध शासन
और द्विसदनीयता एकदम पक चुकी होती है तब तक। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कार्यपालिका और विधायिका के विभाजन की। इसके बाद में गवर्नर जनरल जो है, अब उसको इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया कि जो कोई भी कानून बनाया जाएगा उसमें गवर्नर जनरल की अनुमति होने से ही वो विधेयक जो है वो बन सकता है। और विधेयक पर जो हस्ताक्षर है वो गवर्नर जनरल करेगा। इसको ये भी पावर थी कि ये वीटो भी कर सकता है, यानी यहाँ पर वीटो करने का भी अधिकार था। इसके बाद में जो अपन ने 1773 में पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य हुआ करते थे, वो घटाकर अब कितने कर दिए, 18 सदस्य कर दिए। यानी पहले 1773 में इसके पास 24 सदस्य थे, लेकिन उसके बाद इसका जो काम है वो 1784 के अंदर कम कर दिया। पहले व्यापारिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सारे काम देखता था, लेकिन अब जाके वो केवल और केवल व्यापारिक कार्य देखता है। तो इसके 6 सदस्य कम करके 24 सदस्य की जगह 18 सदस्य कर दिए। उसके बाद में जो सिविल सेवा है, उन सिविल सेवा के लिए भी खुली भर्ती जो है वो चालू कर दी। यानी कोई भी एग्जाम अभी जैसे ओपन एग्जाम होते हैं, उसी प्रकार से सिविल सेवा में भी उन्होंने पहली बार जो ओपन भर्ती जो है, जिसमें फॉर्म अप्लाई करके फॉर्म भर सकता है या लग सकता है सिविल सेवा के अंदर, तो वो भी पहली बार शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है 1853 के Act। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो केंद्रीय जो विधानसभा है उसके अंदर टोटल 12 मेंबर रखे गए। अब ये 12 मेंबर कौन कौन से थे, उसकी भी अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने बोला है कार्यपालिका और विधायिका का विभाजन हुआ। तो केंद्रीय विधानसभा जो है उसमें उस टाइम पे 12 मेंबर रखे गए। अब 12 मेंबर कौन कौन से, तो सबसे पहले देखो गवर्नर जनरल तो होगा ही। हमने हमेशा नाम लिया तब बोला है कि गवर्नर जनरल, गवर्नर, सेनापति। तो गवर्नर जनरल सबसे ज्यादा पावरफुल है तो उसको रख दिया, सेनापति को रख दिया यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल और सेनापति दो तो बातें हो गई। 1773 से लेके अपन ने 1853 तक पढ़ा, हर एक जगह मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी बात की गवर्नर जनरल के साथ में। तो जो गवर्नर जनरल है वो अपने साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी लाएगा। यानी एक तो गवर्नर जनरल हो गया, उसके जो काउंसिल है, उसकी जो परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, उसके अंदर यहाँ पर कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। तो ये 4 सदस्य यहाँ वापिस आ जाते हैं। तो टोटल सदस्य कितने हुए, 6। अब इसके बाद में बंगाल, बिहार, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत है वहां के, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल कितने सदस्य, 6 ऊपर वाले सदस्य हो गए, गवर्नर, गवर्नर के साथ में सेनापति, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले। उसके बाद में 6 सदस्य जो है, एक बंगाल से, एक बिहार से, एक मद्रास से, एक उत्तर पश्चिमी प्रांत से, और 2 सदस्य सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और दूसरा होगा अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ तक अपन सारी बात कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक छोटी सी बात मैं लास्ट में और बता देता हूँ, और वो है 1786 को लेकर। इसको आप अलग से याद कर लो, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल को पहली बार वीटो पावर दी गई, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से लिख दिया वापस। तो 1786 में गवर्नर जनरल जो है उसको शक्तियां दी गई, और गवर्नर जनरल को शक्तियां देकर पहली बार उसको वीटो पावर भी प्रदान की। इसके साथ में उसको कहा गया कि भाई आप चीफ कमांडर हो हमारे, तो गवर्नर जनरल को ही चीफ कमांडर बनाया गया। तो ये बात भी यहाँ ध्यान रखना, मेन बात इसमें जो है वो वीटो वाली है, ध्यान रखना। उसके बाद में जो परिषद है उसके निर्णय को निरस्त भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, ये भी पावर गवर्नर जनरल को दी गई। उसको बोला गया कि भाई तेरी इच्छा होता है तो तुम मान एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात, नहीं इच्छा होती है मत मान, उसको कैंसिल कर दे, निरस्त कर दे। और अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ रही है जब उसको अपना निर्णय लागू करना है, तो बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, कार्यकारी परिषद से पूछे, गवर्नर जनरल अपना निर्णय को लागू भी कर सकता है। तो ये था अपना 1773 से लेके 1853 का जो चार्टर है वहां तक का सफर। मेरे को लगता है कि आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके और एक कॉपी के अंदर आप या तो प्रिंट कर ले या फिर इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर ले, और इसको इसी प्रकार से कंपेयर करते हुए अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। वरना अगर आप अलग अलग पेज पे पहले 1773 लिखोगे, फिर उसके सारे प्रावधान लिखोगे, फिर 1784 का लिखोगे, तो इसमें आप यहाँ पर पहुंचोगे गवर्नर जनरल प्लस 3 तक, वहां पर वापस 4 तक, फिर यहाँ से 3, फिर वापस सब जगह। तो ये सारा मामला इधर उधर हो जाएगा। फिर जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो वहां पे जाके मामला अट जाता है कि यार गवर्नर जनरल प्लस 3 कौन से में था, 4 कौन से में था, अस्थायी विधि सदस्य कब आया और स्थायी कब हुआ। समझ में आ रही है? गवर्नर जनरल कब, गवर्नर कब था, गवर्नर जनरल कब बना, और गवर्नर जनरल के बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, वायसराय कब बना, भारत सचिव कब आया, हाई कमांडर कब बना।
तो ये सारी बातें जो है वो मिक्सअप ना हो, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो इस चैप्टर के लिए वो है आप कंपैरिजन करते हुए पढ़े। तो आप इसको अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है मेरे हिसाब से जो आपको इससे बाहर मिलने के जो चांसेस लगते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि मेन मेन जो जितनी चीजें हैं जो बड़े से बड़े एग्जाम तक पूछी जाती है वो मैंने यहाँ से लिख दी है। इसके अलावा अपन आगे वाले वीडियो के अंदर जो अगले चार्टर है जो भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे, कैबिनेट मिशन की भी बात करेंगे, माउंटबेटन योजना वगैरह जो है वो जब संविधान सभा की बात करेंगे वहां पर करेंगे। 1935 1919 का एक्ट, मार्लियामेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सारी बातें अपन अगले वीडियोस के अंदर करने वाले हैं। और अगले वीडियो में इस टॉपिक को जो संवैधानिक विकास क्रम है इसको अपन समाप्त कर देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में समाप्त हो जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।